मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। पंडित यज्ञदेव जी शर्मा जो हमारे सामने बैठे हैं, 95 ईयर्स की एज, और मैंने देखा है कि गोमती नगर में जब भी आता हूं, भले ही वह स्वस्थ हों, पंडित यज्ञदेव जी शर्मा जरूर रूप से उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं। मैं अपनी तरफ से पंडित यज्ञदेव जी शर्मा जी के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूं। और मुझे बतलाया गया है कर्नल एल पांडे जी, कहां है कर्नल एल पांडे जी? पांडे जी कहां है? कहां है? पीछे। अच्छा, वहां है पांडे जी, बतलाइए। बहुत सारी हस्तियां मैं देख रहा हूं, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश का एक कार्यक्रम को करने के बाद आप सबके बीच उपस्थित हूं। उसके बाद एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है और हमारे सेना के जो पराक्रमी जवान हैं उनका भी एक अभिनंदन का कार्यक्रम है। उसके बाद उसी कार्यक्रम के लिए यहां से मैं जाऊंगा। और मैं मानता हूं आज का दिन तो कई कारणों से हमारे लिए विशेष है। आज का दिन लखनऊ के इतिहास के पन्नों में मैं कह सकता हूं एक नई इबारत लिखने जा रहा है। साथियों, हम आज यहां पर सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स या कुछ प्रोडक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए ही नहीं आए हैं। हम यहां लखनऊ के विकास के संकल्प को पूरा करने का जो मेरा सपना है उसे पूरा करने की दिशा में कुछ कदम और आगे बढ़ाने वाली योजनाओं के उद्घाटन के निमित्त यहां पर आए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि शहरों के विकास को केवल बड़ी और चौड़ी सड़कों, मेट्रो व चमचमाती बिल्डिंग्स से जोड़कर समझा जाता है। और ये सही भी है कि सारी चीजें डेवलपमेंट का पैरामीटर होती हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि असली विकास वह होता है जो समाज के आखिरी छोर पर खड़े इंसान को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे नौनिहालों को उनके घर के पास ही एक बेहतर जिंदगी का एहसास करा दे। विकास वह होता है जो विरासत को भी साथ में रखे, आपके सपने को भी साथ में रखे और आपके अपनों को भी अपने साथ रखे। और आज हम जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं यह हमारी इसी सोच का नतीजा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के साथ साथ आप सबने मुझे लखनऊ का सांसद भी चुना है। इस नाते मैं जितना अपने सैनिकों की तकलीफें समझता हूं उतना ही लखनऊ की जनता की दिक्कतों को भी मैं स्वयं महसूस करता हूं। यहां गोमती नगर और गणेशगंज जैसे इलाकों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि यहां लोगों को अपने परिवार के शुभ कार्यक्रमों जैसे शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ या जन्मदिन की पार्टियों के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती थी। या तो जगह बहुत महंगी होती थी या तो बहुत दूर होती थी। इसके साथ ही जो कामकाजी माताएं हैं उनके लिए यह चिंता का विषय रहता था कि वे अपने बच्चों को किसके पास सुरक्षित छोड़ कर जाएं। इसी जरूरत को समझते हुए हमने लक्ष्मण मंडपम की अवधारणा को जमीन पर उतारा है। अब गणेशगंज और गोमती नगर के निवासियों को अपने कार्यक्रमों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और न ही भारी किराए का बोझ उठाना पड़ेगा। साथ ही यह बना डे केयर सेंटर हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को यह विश्वास देगा कि जब वे काम पर जा रही हैं तो उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में हैं। यह सुविधा गांव देहात से लेकर शहर तक हर परिवार के लिए मैं समझता हूं किसी वरदान से कम नहीं है। गोमती नगर के विनीत खंड में देवबन और नक्षत्र वाटिका खुल रही है। अक्सर शहरों में देखा जाता है कि खुले स्थानों यानी पार्कों की कमी रहती है और जो जगह होती भी है वहां कई बार गंदगी या अतिक्रमण हो जाता है। लेकिन एक समय पर जिस जमीन पर भी कूड़े के ढेर लगते थे और जहां अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता था, आज उसी जगह को एक अद्भुत रूप दे दिया गया है। साथियों, इस देवबन में
वास्तुशास्त्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की वाटिकाएं बनाई गई हैं। यहां आपको कई औषधीय पौधे भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अब गोमती नगर और आसपास के लोगों को सुबह शाम टहलने, योग करने और अपने बच्चों की प्रकृति के करीब ले जाने के लिए एक बेहतरीन और स्वच्छ जगह मिल गई है। यह जगह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और अध्यात्म के लिए भी है और बहुत ही लाभकारी है। जो लोग पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह वाटिका किसी पाठशाला से कम नहीं है। यदि कुछ कमी रहेगी तो उस कमी को भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन की दुनिया से निकलकर ऐसी हरियाली को भी देखें, इनमें खेलें और वह स्वस्थ रहें। इसी परिसर में बनी ई लाइब्रेरी भी आज के डिजिटल युग की यह बहुत सबसे बड़ी मांग है। गांव हो या शहर, आज हर बच्चा और नौजवान पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन महंगी किताबें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह ई लाइब्रेरी वैसे छात्रों के लिए अथवा अध्यवसायियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब किताबों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक पर दुनिया भर का ज्ञान आपके सामने होगा। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां बैठकर आप मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। यह लाइब्रेरी हमारे बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, लखनऊ की पहचान, उसकी तहजीब, गंगा यमुनी संस्कृति और अद्भुत कारीगरी यही रही है हमारे लखनऊ की पहचान। लेकिन अभी दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उस आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के हुसैनाबाद चौक पर बना यह लखनऊ संस्कृति एवं कला संग्रहालय हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक छोटा सा हम सभी का प्रयास है। इस संग्रहालय के माध्यम से आप अवध के गौरवशाली इतिहास, यहां की अनूठी कारीगरी और यहां की मिली जुली संस्कृति से भी रूबरू हो सकेंगे। यहां युवा पीढ़ी मनोरंजन के साथ साथ इतिहास के पन्नों को भी महसूस कर सकेगी। और यह संग्रहालय एक तरफ लखनऊ के गौरव को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही यहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से ऑटो रिक्शा चालक, दुकानदार और छोटे कारीगर सबको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं लखनऊ की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए जो किया है, उसे आप सब देख रहे हैं। मुझे लगता है यहां पर किसी को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और अब उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो गई। और एक समय था कि उत्तर प्रदेश माफियाओं का गढ़ था, आज उत्तर प्रदेश में संतों और सन्यासियों का गढ़ हो गया है। एक समय था कि उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश को बाहर भी चले जाइए, अब लोग कहते हैं कि अब काफी हद तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। और यह तमाम परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश के हुए हैं, वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद तथा डबल इंजन की हमारी सरकार के प्रयासों से हो रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। देवियों सज्जनों, आज जो प्रोजेक्ट्स यहां शुरू हुए हैं या शुरू हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रोजेक्ट्स लखनऊ के विकास के लिए हम लोगों ने शुरू किए हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार लखनऊ आकर यहां के कुछ प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के उद्घाटन का अक्सर अवसर मिलता है, और कभी कभी यहां के अधिकारियों से बैठकर भी यहां के योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा भी मैं करता हूं। मेरा पूरा प्रयास रहता है लखनऊ की मेरी जनता को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, जितना भी अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है वह मिल सके। और साथियों, जिस तरह
एक पेड़ को बढ़ने के लिए मजबूत जड़ों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह किसी भी शहर की तरक्की के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। सड़कें हो, परिवहन हो, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का मजबूत होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया और हमने लखनऊ में सड़कों का जाल जहां तक बिछाया जा सकता था, ब्रिजेज का जाल बिछाया जा सकता था, बिछाने की हम लोगों ने कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जिन कामों को हमको करना है। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जहां काम की आवश्यकता है वह काम प्रारंभ हो, अथवा यदि प्रारंभ हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी वह पूरे हो सके। आप सबको याद होगा कि एक समय था, पहले लखनऊ से बाहर निकलते ही सड़कें सकरी और जाम से भरी मिलती थी। आज स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। लखनऊ से निकलने वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और उच्चीकरण भी किया गया है। चाहे आपको सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर जाना हो या फिर हरदोई शाहजहांपुर की तरफ जाना हो, अब रास्ते एकदम चौड़े मिलेंगे और रास्ते आपको सुरक्षित मिलेंगे। लखनऊ से अयोध्या और लखनऊ से कानपुर जाने वाली सड़कें भी अब पूरी तरह से बदली हुई हैं। जहां तक लखनऊ और कानपुर की सड़क का प्रश्न है, मैं समझता हूं कुछ ही दिनों में इस सड़क का भी हम लोग उद्घाटन कर देंगे और यातायात वहां से प्रारंभ हो जाएगा। न केवल लखनऊ बल्कि इसके आसपास के इलाके भी अब तेजी से प्रगति कर रहे हैं। लखनऊ की प्रगति के लिए आवश्यक था कि आसपास के इलाकों की भी प्रगति होनी चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचों का विकास जिस हद तक किया जा सकता है वह भी होना आवश्यक है। नहीं तो हम लखनऊ को एक जो डेवलप्ड सिटी बनाना चाहते हैं, वह डेवलप्ड सिटी लखनऊ नहीं बन सकती जब तक कि आसपास का भी विकास न हो। लखनऊ का विकास करते समय इन सब सारी चीजों का भी ध्यान हम लोगों ने रखा है। एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 का निर्माण होने वाला है, जो आउटर रिंग रोड के पास से बाराबंकी से शुरू होकर बहराइच तक जाएगा और यह 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन का मार्ग होगा और इसके साथ ही 4 लेन की सर्विस रोड भी बनेगी। और इस प्रोजेक्ट पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी बाराबंकी से बहराइच जाने में जो 2.5 घंटे लगते हैं, वह समय घटकर मात्र 1.25 घंटे रह जाएगा। इस सड़क के आसपास स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास का एक नया कॉरिडोर भी बनेगा। यानी अब इस सड़क के किनारे व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को कुछ न कुछ रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ शहर के अंदर हमने 25 फ्लाईओवर का निर्माण कराया है। पहले पॉलिटेक्निक चौराहे पर, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने या फिर रेलवे क्रॉसिंग पर आधे घंटे तक गाड़ियां फंसी रहती थी, लेकिन अब फ्लाईओवर बनवाकर हम लोगों ने वो समय और ईंधन दोनों बचाया है। और साथियों, जब आउटर रिंग रोड के चारों ये 4-6 लेन की सड़कें और 3 एक्सप्रेसवे ये जुड़ जाएंगे तो लखनऊ 400 to 500 किलोमीटर के दायरे के लिए सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर बन जाएगा। मतलब यह है कि गांव से लेकर शहर तक हर जरूरत का सामान लखनऊ से आसानी से, मतलब यह है कि गांव से लेकर शहर तक हर जरूरत का सामान लखनऊ से आसानी से और जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। इससे व्यापार में भी तेजी आएगी और हमारे नौजवानों के लिए हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यदि मैं रेलवे की बात करूं तो आपने देखा होगा कि गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे टर्मिनस बनकर तैयार हो गया है और वहां पर गाड़ियां भी चलने लगी हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि एशिया का सबसे बड़ा यह रेलवे स्टेशन गोमती नगर बना है। अब यह दुनिया का है नहीं, अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एशिया के बारे में बतला सकता हूं सबसे बड़ा है। यहां से अब देश के कोने कोने में जाने वाली गाड़ियां या तो गुजर रही हैं
नहीं गुजर रही हैं तो आगे गुजरेंगी। साथ ही चारबाग स्टेशन पर सेकंड एंट्री बन चुकी है। आलमनगर, उत्तरहटिया, ट्रांसपोर्ट नगर और मानक नगर को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। उसका भी, इसमें बहुत सारी चीजों का भी मैं लोकार्पण कर चुका हूं। ऐसबाग, डालीगंज और बादशाह नगर स्टेशनों का भी कायाकल्प हुआ है। इन सब का एक ही मकसद था कि शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो। साथियों, सड़क और रेलवे मार्ग के अलावा हम लोगों ने हवाई अड्डों पर भी जोर दिया है। लखनऊ के लोग तो वैसे भी हवाई जहाज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट देख रहा था कि जहां पूरे देश में हवाई यात्रियों की संख्या सालाना 13% की दर से वृद्धि हो रही है, वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर यह आंकड़ा 24% तक पहुंच गया है। और इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए हमने एयरपोर्ट के विस्तार पर बल दिया। 24 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल 3 का निर्माण किया गया है। और इससे पहले एयरपोर्ट साल भर में 43 लाख यात्रियों को संभाल पाता था, लेकिन अब इसकी क्षमता बढ़कर 1 करोड़ से भी अधिक की हो गई है। साथियों, यदि मैं रक्षा मंत्री होने के नाते यदि बात करूं तो मुझे यह देखकर बेहद खुशी होती है कि हमारा लखनऊ डिफेंस सेक्टर में भी अब आगे बढ़ चढ़कर योगदान देने के लिए उत्सुक है। यह लखनऊ के लिए बड़े गौरव की बात है कि इसे आगरा और कानपुर के साथ डिफेंस नोड घोषित किया गया है। यह डिफेंस नोड घोषित किया गया लखनऊ को। अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो गया है और गर्व की बात यह है कि उसकी पहली खेप हमारी सेना को भी सौंप दी गई है। और भी कई स्थानों पर जाता है, उसकी चर्चा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता हूं। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों से जुड़े कई और छोटे बड़े कारखाने भी यहां स्थापित होने वाले हैं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहा है कुछ और जमीन चाहिए हमको लखनऊ के आसपास। अब मुझे प्रसन्नता है कि योगी जी ने तुरंत अपनी सहमति दी है। और मैं कहना चाहूंगा यहां के मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो कुछ भी कहा, जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता, चटपट यहां के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको पूरा किया है। क्षण भर की देर नहीं हुई। और अभी अशोक लेलैंड कंपनी ने भी लखनऊ में हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी है। और इस फैक्ट्री में सालाना आपको जानकर खुशी होगी 25,000 वाहन बनाने की क्षमता है सालाना इस फैक्ट्री में। यह सब होने से हमारे यहां के नौजवानों को अब नई टेक्नोलॉजी सीखने और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने का भी मौका मिलेगा। और उन्हें काम के लिए दूसरे शहरों में न जाने की नौबत आए, कोशिश इसके पीछे यही है। साथियों, लखनऊ का विकास बेहद सुनियोजित योजना के तहत चल रहा है और विकास की यह गाथा यहीं नहीं रुकने वाली। यह तो बस एक शुरुआत है और इसमें भी कोई सहयोग कर रहा है। पूरा कंसेप्ट जो दे रहा है लखनऊ के डेवलपमेंट का, वह हमारे श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी वह कंसेप्ट देने का काम कर रहे हैं। त्रिपाठी जी खड़े हैं, कहां हैं? यहां बैठे हैं, छिप के बैठते हैं। और मैं समझता हूं तो बस एक शुरुआत है। यहां हर रोज कुछ ना कुछ नया बन रहा है और हर रोज कुछ ना कुछ नया यहां संवर भी रहा है। यह विकास की गंगा है जिसकी धारा में गरीब का, व्यापारी का, बुजुर्ग का और नौजवान का सबका कल्याण इसी में समाया हुआ है। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि लखनऊ वासियों का रहन सहन सुख सुविधाओं से संपन्न हो और वह परिपूर्ण रहे। वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद बहनों भाइयों, आज जिस भारत के हम लोग नागरिक हैं कह सकते हैं, आज भी वैश्विक संकट इस समय कितना बड़ा है वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण आप सबको मालूम है। लेकिन सारी परिस्थितियों में आज भी दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। मेरे बहनों भाइयों, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। जहां पर हमारा भारत कुछ वर्षों फ्रेजाइल 5 बहुत
कमजोर 5 देशों में माना जाता है, आज वो दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, हमारी माताएं बहनें भी यहां पर काफी बैठी हुई हैं और नीचे भी थी, उनके बारे में कहना चाहता हूं। संसद और विधानसभाओं में अब आपको भी 33% का आरक्षण मिलेगा, 33% का। लेकिन पुरुषों के द्वारा जितनी तेज ताली बजनी चाहिए नहीं बज रही। 2014 में जहां इनकी संख्या 3000 के अराउंड थी, 3000 के अराउंड थी, और 2025 में बढ़कर 11,000 से भी अधिक हो गई। सेनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, उज्जैन के महाकाल मंदिर के नए कॉरिडोर का निर्माण, तो ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। विकास के साथ साथ विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए, यह हमारी सरकार की सोच है और मैं मानता हूं कि कोई छोटी बात नहीं है। इस देश की जनता ने हम लोगों पर जो विश्वास दिखाया है, हम उसको सही साबित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बातें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समय जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस चल रही है, उसके बारे में भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं, जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 12 वर्षों में कई तरह की चुनौतियां आई हैं, मगर हमारी सरकार हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने में पूरी तरह से कामयाब रही है। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा और हम पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। इस समय पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, उसके कारण कई चुनौतियां पैदा हुई हैं। हालांकि औपचारिक रूप से सीज फायर की बात सामने आई है, मगर जो जमीन पर हालात हैं उसे देखते हुए यह मान लेना कि संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। पश्चिम एशिया में जब तनाव बढ़ा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरी ही अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का भी गठन किया, जिसका काम है कि पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके दुष्परिणामों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में मजबूती लाना। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी प्रायः स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं और आवश्यक निर्देश देते रहते हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि शुरू में देश में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, वैसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के सामने भी यह बात कहना चाहता हूं कि देश में किसी भी संकट से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार है हम लोगों के पास। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस यानी रसोई गैस, सबकी उपलब्धता है और पर्याप्त भंडार भी हमारे यहां मौजूद है। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। और सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि 2-3 महीने बाद भी किसी तरह का संकट पैदा न हो। आप जानते हैं